मॉर्निंग मॉर्निंग बनारस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। चुभती जलती गर्मी हो या कड़कड़ाती सर्दी, बनारस की सुबह तो सुहानी ही होती है ना। खैर, मैं स्तुति स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस में। वैसे तो बनारस हम अपने शहर के बारे में जितनी तारीफ करें कम ही लगती है, मगर जो चीज जिस काबिल है सो है। आखिर बनारस है ही ऐसा जो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक एहसास है। वो कहते हैं ना, काशी में मरना मोक्ष पाने जैसा है, लेकिन मैं कहती हूँ कि काशी में जीना भी कम मोक्ष नहीं। साथ ही जो सुकून यहाँ है वो कहीं नहीं है। यहाँ की सुबह जब सूर्य की पहली किरण गंगा के पानी पर पड़ती है तो लगता है जैसे समय भी कुछ देर के लिए ठहर गया हो। दरअसल बनारस में वो सब है जो आत्मा को तृप्त कर दे। आप चाहे शांति ढूंढने आए या कला संस्कृति की झलक, बनारस आपको निराश नहीं करेगा। अगर आप खाने की शौकीन हैं तो बनारस आपके स्वाद के लिए भी स्वर्ग है। और हाँ, यहाँ की गलियाँ सकरी लेकिन जीवन से भरी हुई। कभी कभी लगता है जैसे समय यहाँ ठहर गया हो। पान की दुकान पर बैठे पंडित जी, संगीत का रियाज करता कोई व्यक्ति या फिर किसी कोने में बैठा युवा कवि, सब कुछ यहाँ कुछ कहता है, बस सुनने वाला चाहिए। वैसे तो बनारस हम लोग ये सब जानते हैं, मगर मेरा उद्देश्य है आपको ये बताना कि जीवन में कभी किसी पल से निराश ना हो, क्योंकि आप जिस सरोजमीन पर रह रहे हैं वो अनमोल है। उसका आनंद लीजिए और जीवन के उतार चढ़ाव से परेशान मत होइए। और जो बनारस के बाहर से मुझे सुन रहे हैं उनको ये बताना चाहूंगी कि इस गर्मियों की छुट्टियों में एक बार बनारस आकर देखिए। यहाँ गर्मी से राहत मिले न मिले, मगर विचलित मन को सुकून जरूर मिलेगा। अब आप बनारस की काष्ठ कला को ही ले लीजिए। यहाँ लकड़ी के खिलौने और अन्य कलात्मक चीजों ने भी ख्याति को बढ़ाया है। इस पेशे में लगे कलाकारों को इस बात का गर्व है कि उनकी कला भी वाराणसी के रेशमी वस्त्रों के निर्माण की कला के समान ही समस्त विश्व में वंदनीय है। कहते हैं कि बनारस की काष्ठ कला आधुनिक या केवल 200-400 वर्ष पुरानी परंपरा नहीं है, बल्कि ये तो राम राज्य से भी पहले से चली आ रही है। पहले तो बनारस केवल बच्चों के खिलौने और सिंदूरदान यहाँ पे बनाए जाते थे, लेकिन आजकल बहुत सारी विभिन्न तरह की कलाकृतियाँ बनने लगी हैं। और अब केवल बनारस में नहीं बल्कि भारत के सभी हिस्सों में ये भेजी भी जाती हैं। तो देखा आपने, इस शहर को जितना जानो उतना कम है। तो श्रोताओं, अगर आपने अभी तक बनारस नहीं देखा तो समझिए कि जिंदगी का एक खूबसूरत अध्याय आपसे छूट गया है। और अगर देखा है तो यकीनन यहाँ की कोई एक सुबह या एक शाम आज भी आपकी यादों में जिंदा होगी। साथ ही अब आपको बताएं कि आज दिन है शुक्रवार का, तारीख है 30 मई और आज मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस। आप सभी को आज के इस दिन की ढेरों शुभकामनाएं। इसी विषय पर और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे जनपद के जाने माने पत्रकार श्री अरविंद मिश्र हर्ष जी। आइए जानते हैं इनसे पत्रकारिता से और आज के दिन से जुड़े कुछ मुख्य तत्व। सभी हिंदी जीवियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 30 मई की तारीख एक ऐसी तारीख है जिसके अतीत में जाने के लिए हमें बनारस से बंगाल तक की यात्रा करनी पड़ेगी। दरअसल यह तारीख वह तारीख है जब हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी। यह शुरुआत पश्चिम बंगाल से हुई थी। 30 मई की तारीख में आज से ठीक 200 साल पहले उद्दंत मार्तंड नाम का एक अखबार प्रकाशित किया गया था। इस समाचार पत्र के नाम को लेकर अभी भी आप सब में कौतूहल बना रहता होगा। उद्दंत का अर्थ है जिसके दांत उगे न हो और मार्तंड का अर्थ है सूर्य, यानी बाल सूर्य, ऐसा सूर्य जिसके दांत अभी उगे नहीं है। इस नाम के पीछे बहुत गहरा अभिप्राय था जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा था। यह अलग बात है कि यह समाचार पत्र 72 अंकों तक ही प्रकाशित हुआ, मगर इसने हिंदी पत्रकारिता की नींव रख दी और कालांतर में बनारस हिंदी पत्रकारिता का गढ़ बन गया। भारत की आजादी के आंदोलन को संचालित करने में जितनी बड़ी भूमिका क्रांतिकारियों की थी, चाहे वो गरम दल के थे या नरम दल के थे, दोनों दलों के समकक्ष काशी के हिंदी पत्रकारों की भूमिका रही है। इतिहास में वर्णित तथ्य इस बात की गवाही देते हैं। लेकिन सब कुछ के बावजूद अगर हम देखें
तो हिंदी पत्रकारिता के जो 200वें वर्ष की शुरुआत आज की तारीख से हो रही है, इसका हम कह सकते हैं 160 वर्ष की पत्रकारिता का जो स्वरूप रहा है वह मिशनरी रहा है। मिशन के तहत पत्रकारिता की गई है। लेकिन बाद के 40 वर्षों में अचानक कारपोरेट कल्चर की वजह से बहुत सारे परिवर्तन हुए, तो वो मिशन अब प्रोफेशन बन चुका है, और एक ऐसा प्रोफेशन जिसमें अभी भी बहुत सारी संभावनाएं हैं राष्ट्र के लिए काम करने की, समाज के लिए काम करने के लिए, अपने लिए काम करने की। संस्कृति, साहित्य, कला, हर क्षेत्र में कार्य करने के बहुत सारे आयाम खुले हुए हैं। नियमों की बाध्यता कहाँ नहीं होती है, नियम तो हर जगह बाधक होते हैं, लेकिन वो नियम बाधा देने के लिए नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि इसलिए बनाए जाते हैं कि जो एक आचरण है, निर्धारित आदर्श, उसका पालन होता रहे। और यह बात हिंदी पत्रकारिता पर भी लागू होती है। हिंदी पत्रकारिता आज के दौर में एक नवीन क्रांति को जन्म देने वाली पत्रकारिता के रूप में विकसित हो रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कल्पनाशीलता, शब्दों की अधिक से अधिक जानकारी और समसामयिक विषयों पर पैनी नजर, इन बिंदुओं पर जो भी नजर रखकर काम करेगा, मेरा मानना है कि वो पत्रकारिता में, खासतौर पर हिंदी पत्रकारिता में अवश्य सफल होगा। और हर दौर की एक मांग होती है। इस दौर की हिंदी पत्रकारिता की भी एक मांग है कि आप सिर्फ कलम से मजबूत मत बनिए, तकनीकी रूप से भी मजबूत बनिए। आज किसी एक बीट पर काम करने वाले रिपोर्टर की जरूरत नहीं है, आज मल्टी टैलेंटेड रिपोर्टर की जरूरत है, जो रिपोर्टिंग भी कर सके, जो फोटोग्राफी भी कर सके, जो वीडियो भी बना सके, उसको एडिट भी कर सके, उसका वॉइस ओवर भी कर सके। जितने गुण आप अपने में जोड़ सकते हैं, आपकी सफलता का प्रतिशत उतना अधिक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अरविंद मिश्र हर्ष आप सभी को एक बार पुनः हिंदी पत्रकारिता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, इतनी अहम जानकारी के लिए। अब आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं क्या कहता है आज के दिन का, यानी 30 मई का इतिहास। जैसे कि आपको बताया कि आज के दिन 1826 में प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र उदंड मार्तंड का प्रकाशन हुआ था। आज ही के दिन सन 1887 में गोवा को राज्य का दर्जा मिला और ये भारत का 26वां राज्य बना था। आज के दिन सन 1996 में 6 वर्षीय बच्चे गेगुन चौकी नाया को नया पंचेन लामा चुना गया था। सन 2007 में 30 मई के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस पर 107 शांति रक्षक पुरस्कृत हुए थे। सन 2012 में 30 मई को ही विश्वनाथ आनंद 5वीं बार विश्व शतरंज चैंपियन बने थे। तो बनारस ये था आज के दिन का, यानी 30 मई का इतिहास। साथ ही आज है हिंदी सिनेमा के जाने माने एक्टर परेश रावल का हैप्पी वाला बर्थडे। तो आपको हमारी ओर से अ वेरी हैप्पी बर्थडे। अब जानते हैं देश, दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने गुरुवार को पहड़िया स्थित ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान वेयरहाउस की सुरक्षा देख वहीं कंट्रोल रूम में जाकर वहां लगे सीसीटीवी कैमरास की कार्यशीलता की स्थिति भी जानी। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वे सुरक्षा मानकों और आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन करें। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वेयरहाउस परिसर की साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया। इस मौके पर निर्वाचन कार्यालय के स्टाफ के अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। वेयरहाउस की पारदर्शी और निष्पक्ष निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित पक्षों को समय समय पर सूचित करने और शामिल करने की बात की गई। वहीं नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने भीषण गर्मी को देखते हुए शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों, स्वच्छता व्यवस्था और पेयजल आपूर्ति की समीक्षा
हेतु कल व्यापक स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कचहरी और पांडेपुर चौराहों पर लगे वाटर एटीएम का निरीक्षण कर वहां बेहतर सफाई बनाए रखने के निर्देश भी दिए। पर्यटकों और नागरिकों को शुद्ध शीतल पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लगाए गए वाटर एटीएम की सफाई व्यवस्था पर विशेष जोर देते हुए संबंधित अधिकारियों को नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित तालाब क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण हटाने, पार्किंग और दुकान विकसित करने तथा पर्यटन के दृष्टिकोण से वाटर या म्यूजिकल पार्क का प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए गए। ककरमत्ता फ्लाईओवर के नीचे टेनिस कोर्ट, पार्किंग स्थल, हॉर्टिकल्चर एरिया, रोड स्लोप, बोलार्ड पेंटिंग और बिजली की लटकती तारों की मरम्मत के निर्देश दिए। कचरा स्थल को हटाकर वहां ट्रांसफर स्टेशन बनाकर शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए सिविल कार्य करवाने का भी निर्देश जारी किया गया। वहीं शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल गुरुवार को स्वयं दल बल के साथ सड़क पर उतरे। उन्होंने सिगरा थाना क्षेत्र में कैंट से इंग्लिशिया लाइन चौराहे तक पैदल गश्त कर यातायात की स्थिति का स्वयं जायजा लिया। इस दौरान डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल, इंस्पेक्टर सिगरा और अन्य पुलिसकर्मी उनके साथ रहे। निरीक्षण में सड़क किनारे बेतरतीब खड़ी गाड़ियों को देखकर उन्होंने सख्त नाराजगी जाहिर की और अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि ई रिक्शा और ऑटो को बारकोड जारी किए गए हैं और उनके निर्धारित मार्ग पर चलने की जांच की जा रही है। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि ये ग्रामीण क्षेत्रों के वाहन शहर में प्रवेश न करें। सड़क पर अतिक्रमण करने वालों का सामान जब्त किया जा रहा है ताकि जाम की समस्या से शहर को मुक्ति दिलाई जा सके। इस सख्ती का मकसद यातायात को सुचारू और व्यवस्थित करना है। वहीं दिल्ली में भारतीय नौसेना की 2 बहादुर महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए 8 माह बाद नाविका सागर परिक्रमा करके गुरुवार को घर लौटी। रक्षा मंत्री ने गोवा में इस ऐतिहासिक परिक्रमा अभियान को पूरा करने में उनके साहस की सराहना करते हुए उनकी यात्रा को नारी शक्ति का प्रतीक बताया। अभियान के दूसरे संस्करण में दोनों महिला अधिकारी ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की पहली महिलाएं बनी हैं। दोनों अधिकारियों को पिछले साल 2 अक्टूबर को इस चुनौतीपूर्ण अभियान पर गोवा से रवाना किया गया था। 8 महीनों के दौरान नौसेना की इस जोड़ी ने 4 महाद्वीपों, 3 महासागरों और 3 ग्रेट कैंप में 25,400 NM की दूरी तय की, जिसमें मौसम की प्रतिकूल स्थिति और चुनौतीपूर्ण समुद्र का सामना किया। दोनों महिलाओं ने फ्रेमेंटल, लिटिलटन, पोर्ट स्टैनली और केप टाउन के बाद के बंदरगाहों पर विराम लिया। अब रुक करते हैं स्पोर्ट्स की ओर। भारत के सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन 2025 के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। गुरुवार को खेले गए प्री क्वार्टर मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने इंडोनेशिया के साबर करियामन गुटामा और मोहम्मद रेजा पहलवानी इस्फहानी को 1 घंटे 14 मिनट तक चले रोमांचक मुकाबले में 19-21, 21-16 और 21-18 से हरा दिया। हालांकि पुरुष सिंगल्स में भारत के HS प्रणय को फ्रांस के क्रिस्टोफ पोपोव के खिलाफ सीधे गेमों में हार का सामना करना पड़ा। वे 42 मिनट चले मैच में 16-21, 14-21 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। वहीं बात करें बैडमिंटन महिला सिंगल्स में, पीवी सिंधु भी अपने प्री क्वार्टर मुकाबले में चीन की चेन यू फेई से हार गई। 3 गेम तक चले कड़े मुकाबले में सिंधु 9-21, 21-18 और 16-21 से पराजित हुई। जयपुर में 25 जून से शुरू हो रही टेनिस बॉल क्रिकेट लीग द लेजेंडरी T10 के लिए पूर्व भारतीय स्पिनर प्रज्ञान ओझा को कमिश्नर नियुक्त किया गया है। 24 टेस्ट, 18 वनडे और 6 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके प्रज्ञान लीग के संचालन की देखरेख और इस नए तरह की प्रतियोगिता की सफलता और विकास को सुनिश्चित करेंगे।
वहीं गुरुवार को आईपीएल के मौजूदा सत्र का क्वालिफायर 1 खेला गया, जिसमें आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इस मैच में पंजाब किंग्स 14.1 ओवर में 101 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में आरसीबी ने फिल सॉल्ट की अर्धशतकीय पारी के दम पर 10 ओवर में 2 विकेट खोकर 106 रन बनाए और 8 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया। तो ये था देश, दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। अब श्रोताओं करते हैं कार्यक्रम में कुछ एंटरटेनमेंट और सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी।